फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस। ठीक है, अभी आपको पता है 600 पोस्टें आई हुई है, में आ रहा है कि 300 और आएंगी। उन 300 को 600 को बाद में ना क्लब कर देंगे ये, और 600 300 मिला के 900 पोस्टें हो जाएंगी, जिसका सिलेबस अभी तो आया नहीं है, लेकिन सिलेबस जो आएगा ऑलमोस्ट वैसा ही होगा जैसा लास्ट टाइम दिया था। लास्ट टाइम भी पोस्टें आई थिंक फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की पोस्टें कितनी थी, 900 की समथिंग, तब 960 थी या 60 के प्लस थी या 70 कुछ ऐसे पोस्टें थी उस टाइम। तो उस टाइम का हमारे पास सिलेबस है। जैसे आपने कहा कि अकाउंट असिस्टेंट का आपने पेपर देना है, तो अकाउंट असिस्टेंट में भी इंग्लिश रहती है, कंप्यूटर रहता है, और एक जनरल स्टडीज का कंपोनेंट होता है। ठीक है, बाकी चीजों की मैं बात करूंगा नहीं, बात करूंगा सिर्फ जीएस वाले कंपोनेंट। वहां का सिलेबस जो भी आप मुझे दिखा रहे थे सेम यही सिलेबस वहां पे भी। ठीक है, देखो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में ये 30 मार्क्स का रहने वाला है, वेरी करता है पेपर टू पेपर। मान के चलो आपने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए पढ़ना तो 30 मार्क्स का दे दिया हुआ है, आप एनटी के लिए पढ़ोगे तो कुछ सिलेबस सेम रहेगा, थोड़ा मार्क्स कम हो जाएंगे या बढ़ जाएंगे। जैसे जूनियर असिस्टेंट के लिए आप पढ़ रहे हो तो ये जीएस का जो कंपोनेंट होगा तो ये जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है इसमें तो 30 मार्क्स का है। ठीक है ना, जैसे आपका अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस रहेगा जीकेएसएसबी का, तो वहां पे वो 20 मार्क्स रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप टोटल देखो तो जीएस का कंपोनेंट जो होता है सिलेबस यही रिजेंबल करता है। कुछ चीजें एड ऑन हो सकती हैं, मान के चलो कोई स्पेसिफिक पोस्टें होंगी, जैसे अभी जीकेएसएसबी का एडुकेटर का, हेल्थ एजुकेटर का जो है वो वैकेंसीज भी आई थी कुछ टाइम पहले। बाकी सारा सिलेबस यही था, इसमें 2 लाइनें और ऐड कर दी, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो थोड़ी बढ़ गई, बाकी सारा सिलेबस सिलेबस यही है। वैसे ही मैं सिलेबस पर बात करूँ ना, ऐसे देखने में सिलेबस लगता छोटा सा है, इसको खोल के अगर आप पढ़ना चाहो ना तो ये बहुत बड़ा सिलेबस है खुद में। ठीक है, क्योंकि इसमें आपने जितने भी मेजर कंपोनेंट्स होते हैं ना, ठीक है, किसके मेजर कंपोनेंट्स, जीएस के, वो सारे तकरीबन आ जाते हैं। ठीक है, जनरल में बात करूं तो देखना जो पहला वाला कंपोनेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट, यहाँ पे बताता है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, यानी कि आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। ठीक है, नेशनल के भी और इंटरनेशनल लेवल के भी करंट अफेयर्स, स्टेट के भी, जम्मू कश्मीर के भी, नेशनल लेवल के भी और इंटरनेशनल लेवल के भी। ठीक है, अब होता क्या है कि जब पेपर हमारा आता है ना, मान के चलो आपका पेपर 1 फरवरी में है, दूसरा जुलाई में है, तो जब आप जुलाई में पेपर दोगे या जून में पेपर दोगे तो उससे पहले कम से कम 6 महीने का, 6 मंथ का, ठीक है, 6 मंथ का आपको करंट अफेयर पता होना चाहिए। ठीक है, वैसे सोर्सेज काफी सारे हैं आजकल डिजिटल टाइम पे, आपको पता है जहां आप सर्च मारो मुझे ये चीज पढ़नी है, मल्टीपल सोर्सेज आ जाएंगे। ऑथेंटिक चीजें नहीं मिलती है, मतलब पढ़ना कहाँ से, क्रिस्प चीजें नहीं मिलती हैं, इसीलिए पार्टिकुलर होता है कि क्लास लगाई जाए। देखो अदरवाइज क्लासेस लगाने का आजकल के टाइम पीरियड में मैं क्लासेस को इंपॉर्टेंस नहीं देता। क्यों नहीं देता, क्योंकि क्लासेस को इंपॉर्टेंस तब दी जाती थी जब इंटरनेट नहीं होता था, इंटरनेट के बाद जब एआई नहीं होती, तो आपको पता नहीं चलता था कि मुझे जो चीज पढ़नी है मैं कहाँ से पढ़ूं। ठीक है, तो इसलिए क्लासेस में या इंस्टीट्यूट में आप जाके पढ़ते थे तो आपको चीजें पता लगती थी कि ये सारी चीजें मुझे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई गई, नोट्स मिलते थे, सब चीजें मिलती थी। अब मुझे इनमें से कोई एक ऐसी चीज नहीं लगती जिसको आप सर्च मारोगे आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगी, मिल जाएगी, लेकिन उस ऑनलाइन चीज को या उतने सारे मटेरियल को आपने कैसे पढ़ना है, दैट एक्चुअली मैटर्स, है ना। इसीलिए टीचर की जरूरत पड़ती है, इसलिए कोचिंग की जरूरत पड़ती है कि आपने इस सिलेबस को पढ़ना कैसे। तो जैसे पहला ही टॉपिक हमारा है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, तो मैंने आपको कहा कि पेपर से पहले 6 महीने का करंट अफेयर अनफ होता है। पूछने को तो वो पुराना भी पूछ लेते हैं, लेकिन 6 महीने का अनफ होता है। तो 6 मंथ में सोर्सेज बहुत सारे होंगे, लेकिन आपको क्लासेस में यहाँ पे करवाया जाएगा कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, जिनके आपको नोट्स भी मिलेंगे और साथ में पढ़ाए भी जाएंगे, समझाए भी जाएंगे, ताकि आप इन चीजों को याद रख पाओ पेपर पर्सपेक्टिव से।
अब करंट अफेयर पढ़ने की मैं बात करूँ ना, वो हर चीज करंट अफेयर बन जाती है जो आज दिन को या कल दिन में जो न्यूज में थी हमें देखने को मिली, चाहे वो नेशनल लेवल पे चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे। मैं एग्जांपल के तौर पे एक चीज बताऊं अभी आपको कि भाई एक हमारा बिल बना हुआ है जिसका नाम है वीबी जी राम जी, ठीक है, वीबी जी राम जी, ये बिल है, ठीक है, अभी रिसेंटली बना हुआ है, मतलब 2-4 दिन में बड़ा न्यूज में चल रहा हुआ है। एक्चुअली इससे पहले ना एक हमारे पास एक्ट हुआ करता था कंट्री में जिसको हम कहते थे एमजी नरेगा, ठीक है, एमजी नरेगा, ये एक एक्ट था एमजी नरेगा करके। एमजी नरेगा एक्ट वही है जो रूरल एरियाज में, गांव जो होते हैं उन एरियाज में 100 दिन का रोजगार मिलता था हर घर को। मतलब एक घर में 100 दिन का उसको एक साल के अंदर रोजगार प्रोवाइड करना है। मतलब ऐसा काम उसको उसके घर के नजदीक दिलाना है, गवर्नमेंट काम करवाएगी। अब काम करवाएगी मतलब गवर्नमेंट उस गांव की निर्माण के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए छोटे छोटे काम करवाएगी। और इतना काम गवर्नमेंट को देना ही देना है कि वहां के हर घर को कम से कम एक 100 दिन का रोजगार मिले। तो 100 दिन का रोजगार पहले मिलता था। ये एमजे नरेगा करके पहले एक स्कीम आई थी, इसको 15-20 साल हो गए चलते हुए। अभी इसी एमजी नरेगा वाली स्कीम को उन्होंने क्या नाम चेंज कर दिया हुआ है, वीबी जी राम जी। मतलब इसके अंदर एक चेंज लेके आए हुए, समझ लो ये एक बदलाव है इसके अंदर, ठीक है, स्कीम वही है बट बदलाव है, नाम भी बढ़ गया इसका। अब देखो इसके अंदर क्या क्या सारी चीजें हैं, पूरा एक्ट पढ़ोगे तो 15 से 20 पेजेस का एक्ट है ये, मतलब बिल है अभी ये। मतलब आपको जेके एसएसबी के लिए पढ़ना है ना, देखो हमारा टारगेट है जेके एसएसबी, तो जेके एसएसबी पढ़ते समय हमें इस बिल के रिलेटेड सिर्फ 2-3 चीजें पता होनी चाहिए। एक, वीबीजी राम जी बिल पहले क्या कहलाता था, तो एमजी नरेगा बनता था। इसमें और पहले वाले बिल में दोनों में फर्क क्या, अंतर क्या है, तो मैं कहूं एक सबसे बड़ा अंतर है इसमें और पुराने वाले बिल में। देखो इसमें 100 दिन का रोजगार मिलता था, इसमें उन्होंने बोला हम 125 दिन का देंगे साल में। सबसे बड़ा फर्क ये आ गया। क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि वीबीजी राम जी बिल क्या है, ठीक है, और या तो वीबीजी राम जी बिल में कितने दिन का रोजगार आपको जो है वो एनुअली प्रोवाइड होता है एक हाउस होल्ड को, मतलब एक एक इंसान को नहीं बल्कि एक पूरे घर को, ठीक है ना। घर में अगर 10 लोग काम करने वाले हैं तो 10 लोगों को 10-10 दिन का काम दे दोगे तो 100 दिन का हो गया। अब उन्हीं को 12-12 दिन का दोगे तो 125 हो गया आराम से, ठीक है ना। तो वैसे ये बिल जो है ये न्यूज में है, तो अब आपको ये बिल पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। यही मैं बात करूं इसी बिल को लेके, अगर यही बिल आपको जेकेएसएसबी को ना करके जेके एएस में पढ़ना होता, यूपीएससी के लिए पढ़ना होता है ना, तो आपको इस बिल के सारे फीचर्स पता होने चाहिए, ठीक है, क्या क्या चेंजेस आई, कैसे पैसा कहां से आएगा, मतलब इसकी वर्किंग क्या है, ठीक है, इसका फाइनेंशियल सपोर्ट कहां कहां से आएगा, काम कैसे करेगा, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए थी। लेकिन कब, जब आप इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीजों के लिए ही क्लास होती है आपकी, कि आप क्लास में डिफ्रेंशिएट कर पाओ किसी चीज को एक दूसरे के साथ, कि आपको कैसे उसको पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना, ठीक है। रही पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट की बात, दूसरा टॉपिक आपका देखो ये है, सेम आपके उस सिलेबस में भी ये टॉपिक था, दैट इज पॉलिटिकल एंड द फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, ठीक है। यानी कि हमारा जो पूरा ग्लोब है, ठीक है, हमारा जो पूरा ग्लोब है उसकी पूरी पॉलिटिकल और फिजिकल डिवीजन के बारे में पता होना चाहिए। मैं बात करूं फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड की पता होनी चाहिए, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड की, ठीक है ना। यानी कि इंडिया की फिजियोग्राफी, फिजियोग्राफी में हम पढ़ते हैं, जैसे इंडिया की फिजियोग्राफी में बात करूं तो सबसे पहले आप पॉलिटिकल डिवीजन निकालो उसकी, मतलब नॉर्थ से लेके साउथ तक कितनी स्टेटें हैं, कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है ना, कौन सी स्टेट कहां पे है, किस स्टेट के साथ में कौन कौन सी स्टेटें बॉर्डर शेयर करती हैं, कौन सी यूनियन टेरिटरी कहां पे है, कौन सी यूनियन टेरिटरी के साथ कौन सी स्टेटें बॉर्डर शेयर करती हैं, ठीक है ना, कौन सी हमारी स्टेट जो है वो नेशनल बॉर्डर बनाती है, इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है, मतलब मान के चलो जैसे बांग्लादेश के साथ कौन कौन सी स्टेटें बॉर्डर शेयर करती हैं, म्यांमार के साथ, चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, नीचे श्रीलंका के साथ, तो ये चीजें पढ़नी है। एक पॉलिटिकल डिवीजन आ गया। फिर फिजिकल डिवीजन हम पढ़ेंगे इसकी, मान के चलो नॉर्थ में हिमालयस हैं, सेंटर में प्लेन्स हैं, साउथ में फिर हमारे पास कुछ माउंटेन्स हैं, ईस्ट में, वेस्ट में, बीच में कुछ मैदान हैं, मतलब प्लेन एरिया है, कुछ प्लेट्यूज हैं, कुछ माउंटेन्स हैं, ठीक है ना।
उसके बाद रिवर्स हैं, लेक्स हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हमें इसमें पढ़नी होती है सेकंड वाला टॉपिक, ठीक है। मतलब पहले तो मैंने आपको किसकी बात की, सिर्फ इंडिया की, है ना, किसकी बात की, इंडिया की। अब यही कहानी आपको वर्ल्ड की भी पढ़नी है ना। तो वर्ल्ड में जैसे मैं बात करूं, वर्ल्ड में टोटल कितने 7 कॉन्टिनेंट है ना, 7 कॉन्टिनेंट्स है। जैसे साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है ना, अफ्रीका है, ठीक है, एशिया है, उसके बाद यूरोप है, ठीक है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, और फिर आ गया हमारे पास अंटार्कटिका, ठीक है। अब हर एक में देखो, हर एक कॉन्टिनेंट की अपनी अपनी कंट्रीज है, उन कंट्रीज की कैपिटल है, फिर उनकी करेंसी है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब देखो ये तो पॉसिबल नहीं ना इंसान के दिमाग के लिए कि 200 से ज्यादा कंट्रियां याद रखो आप, वो 200 कंट्रियां याद रख लोगे, उनकी कैपिटल भी याद रखो, उनकी करेंसी भी याद रखो, ये तो पॉसिबल है नहीं। तो ये तो हो गया भाई जबरदस्ती करना अपने दिमाग के साथ कि पढ़नी पढ़नी है। लेकिन जब आपको यही चीज सारी क्लास में बताई जाएगी, ठीक है, आप क्या करोगे, हर एक कंट्री कॉन्टिनेंट की मेन कंट्रीज याद करोगे, ठीक है, मेन कंट्रीज याद करोगे, उन कंट्रीज के निमोनिक्स बनाओगे, याद करने के लिए निमोनिक्स बनाओगे, मतलब ऐसे ट्रिक्स बनाओगे याद करने के लिए, ठीक है। तो वैसे करते करते आपको इन कंट्रीज के निमोनिक्स से, ट्रिक्स से कंट्री याद होने लगेंगे। फिर उनके कैपिटल्स थोड़ी थोड़ी याद करोगे। अब हर एक की तो कैपिटल याद करनी नहीं होती हमें, लेकिन कोशिश करेंगे कि जैसे साउथ अमेरिका है तो उसमें ब्राजील है, ठीक है ना, जैसे वहां पे इंपॉर्टेंट कोलंबिया कंट्री है, ब्राजील है, ठीक है, जैसे इक्वाडोर है, ठीक है, अर्जेंटीना है, ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। इनकी कंट्रियों की कम से कम कैपिटल याद हो, हमें कंट्रियां पता हो, कैपिटल याद हो। और जैसे एशिया है तो एशिया में इंडिया की तो हमें पता ही होगी, इंडिया की नेबरिंग कंट्री जितनी है सबकी कैपिटल और करेंसी पता होनी चाहिए। पाकिस्तान, नेपाल, ठीक है, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, इंडोनेशिया, फिर हमारे आगे चले जाओगे तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, 8-10 कंट्रीज वहां पे पूरे में पाई जाती हैं। वो कंट्री होगी, रशिया होगी, बड़ी बड़ी कंट्रियां, ऑस्ट्रेलिया होगी, जापान होगी, ठीक है ना, साउथ कोरिया होगी। वहीं पे यूरोप में चले जाओ तो इटली, जर्मनी, ये बड़ी कंट्रीज हैं यूरोप, ठीक है ना, ग्रीस हो गया। तो ये कंट्रीज के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, एटलीस्ट क्वेश्चन आए तो आप निकाल पाओ, ठीक है। अदरवाइज सारी कंट्री याद करना तो मुश्किल है, लेकिन कोशिश करवाई जाएगी कि आप यहाँ कंट्रीज के कॉन्टिनेंट्स वगैरह याद करो, कॉन्टिनेंट्स के बाद कंट्रीज वगैरह के कैपिटल्स वगैरह के इंपॉर्टेंट याद करो। फिर इन्हीं कंट्रीज की आपको दूसरी चीज इंपॉर्टेंट पढ़नी है, यहाँ पे कौन कौन से माउंटेन्स है, ठीक है। हर एक कंट्री के अपना माउंटेन होता है ना, माउंटेन्स होती है। या तो मैं बात करूं पीक्स ना, पहाड़ी सबसे ऊंची कौन सी है, जैसे मैं जम्मू इंडिया की बात करूं तो इंडिया में हिमालयस है ना, हिमालयस में सबसे बड़ी वर्ल्ड की पीक है दैट इज माउंट एवरेस्ट, लेकिन वो इंडिया की नहीं है, वो नेपाल की है। इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक कंचनजुंगा, नंदा देवी, ये बड़ी बड़ी पीक्स हैं। वैसे ही हर कंट्री में नहीं, आपको इंडिया की कंट्री की याद रखनी है, स्टेट्स की भी याद रखनी है, लेकिन जब मैं बात करता हूँ माउंटेन और पीक्स की, आपको ये कॉन्टिनेंट वाइज याद रखनी है ना, कि मतलब साउथ अमेरिका में कौन सी है, नॉर्थ अमेरिका में कौन सी है, अफ्रीका में कौन सी है, एशिया में कौन सी है, ठीक है ना। तो ऐसे आपको पीक्स होगी, माउंटेन्स हो गए, ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। उसके अलावा जैसे मैं बात करूं डेजर्ट्स, ठीक है ना, डेजर्ट्स याद रखने। अब कौन क्वेश्चन तो ये नहीं आएगा कि क्वेश्चन कौन सी स्टेट के अंदर डेजर्ट है, अब वो क्वेश्चन आएगा कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर कौन सी डेजर्ट मिलती है। और ये भी हो सकता है कि कौन सी कॉन्टिनेंट के अंदर किन किन स्टेटों में वो डेजर्ट पाई जाती है, जैसे पेंटागोनिया डेजर्ट आ गया, ठीक है ना, कुछ डेजर्ट हमारे यहाँ पे साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ग्रेट डेजर्ट आ गया, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वाले कॉन्टिनेंट में कुछ डेजर्ट्स हैं। तो ये चीजों के बारे में आपको सारा ये मान के चलो कि एक बेसिक आपको पता होना चाहिए थ्रू आउट द वर्ल्ड, कि जितने भी कॉन्टिनेंट हैं उन कॉन्टिनेंट्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं, मेन सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। या तो ऐसे में बात कर लूं, 2-3-4 कंट्रियों के नाम बता दूं और बोलूं कि बताओ ये कंट्रीज दिए हुए कौन से 4 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन बताऊं और बता दूं कि ये कंट्रीज इन 4 ऑप्शन में से किस किस ऑप्शन में, किस कॉन्टिनेंट में पाई जाती है। मान के चलो छोटी छोटी कंट्री उठा दूं, कैमरून, गैबन, ठीक है, उसके बाद मैं बता देता हूँ जैसे कीनिया, ठीक है, और एक छोटी सी और कंट्री बता दूं अफ्रीका की। तो ये 4 कंट्रियों का नाम बता दूं या 5 कंट्रियों का ऑप्शन बना दूं कि ये कौन से कॉन्टिनेंट की कंट्री है,
ऐसा भी हो सकता है। या तो कंट्री कौन सी है और कंट्री के अंदर क्या, कंट्री के अंदर उसकी कैपिटल पूछ लेंगे, ठीक है ना। और कैपिटल, कंट्री और करेंसी, तीन चीजें मिला के पूछ लेंगे और बताएंगे कि बताओ ये कहां पे मिलती है, ठीक है। समझ आई कहानी। दूसरा दूसरा आपका पॉइंट। अब देखो इसी पे जाओगे, तीसरा पॉइंट सिलेबस का है इंडियन कल्चर, ठीक है, हेरिटेज, फ्रीडम एंड फ्रीडम स्ट्रगल आर मूवमेंट, ठीक है। मतलब ये चीज आपको बता रहे हैं किसकी, हिस्ट्री इंडिया की, है ना। अब पूरी हिस्ट्री तो हमें पढ़ने के लिए बताई नहीं है सिलेबस में, ठीक है। हिस्ट्री बताई कितनी है, हमें बताया गया है फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया, है ना। फ्रीडम मूवमेंट पूछिए इंडिया की बस, तो फ्रीडम मूवमेंट कितनी आपको याद होनी चाहिए। इंडियन फ्रीडम मूवमेंट देखो तो मॉडर्न, आपको पता है हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न हिस्ट्री में। मॉडर्न हिस्ट्री को फर्दर डिवाइड करते हैं, इसमें दो पार्ट्स में। एक वो वाला टाइम पीरियड है मॉडर्न हिस्ट्री का जब तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में रूल किया था, ठीक है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वैसे तो मैं बात करूं 1498 में ब्रिटिशर्स मतलब यूरोपियंस इंडिया में आए थे, गोरे गोरे लोग इंडिया में आए थे, लेकिन ब्रिटिशर ने इंडिया में रूल करना स्टार्ट किया था 1757 के बाद, ठीक है। तो 1757 से लेके 1857 तक का जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड है कंपनी का, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल इंडिया में। मतलब एक जनरल आइडिया बता रहा हूं, ठीक है। और 1857 से लेके 1947 तक का जो टाइम पीरियड है, ये वो वाला टाइम पीरियड जब ब्रिटिश ने इंडिया पर रूल किया था। किसने, ब्रिटिश ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, वहां के क्राउन ने डायरेक्टली इंडिया पे रूल किया था। और जब ब्रिटिश का इंडिया में रूल स्टार्ट हुआ था, इसी टाइम पीरियड में हमारे यहाँ पे क्या स्टार्ट हुई, फ्रीडम मूवमेंट भी स्टार्ट हुई, ठीक है। क्या स्टार्ट हुआ, फ्रीडम मूवमेंट भी स्टार्ट हुई। तो मतलब ये 100 साल का टाइम पीरियड हमें सिलेबस में पूछा गया है, ना कि इसे इसके पीछे वाली कहानी, ठीक है। अब इस 100 साल के टाइम पीरियड में इतनी सारी हैपनिंग्स हुई हैं। हिस्ट्री है मतलब हैपनिंग्स, पास्ट को याद करना है, पास्ट की हुई हैपनिंग्स को याद करना है। तो मैं कह रहा हूं इतनी सारी हैपनिंग्स हुई है, सबको याद करना बस की बात तो है नहीं। हमें क्या करना है, हमें जेके एसएसबी के पैटर्न को फॉलो करना है। समझ आई कहानी। जेके एसएसबी के पैटर्न को कैसे फॉलो करेंगे, हम इसको फॉलो कर सकते हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, है ना। पीवाई क्यूज हम इसके उठाएंगे तो पता चलेगा कि जेके एसएसबी पूछता कैसे। और जब हमने इसके पीवाई क्यू उठा के देखे, यानी कि मैं आज तक के पीवाई क्यूज की बात करूं, तो मुझे यह लगता है कि जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के अगर आपको 100 ईयर्स की क्रोनोलॉजी पता है, क्रोनोलॉजी समझ आ रही है, 100 ईयर की अगर आपको क्रोनोलॉजी पता है ना, क्रोनोलॉजी मतलब फैक्ट्स की, कहानियों की, फैक्ट्स की क्रोनोलॉजी पता है, कि मान के चलो 1857 में रिवोल्ट हुआ था, है ना। रिवोल्ट के बाद फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट हुई, है ना। तो 1858 में एक एक्ट बना, ठीक है। वो एक्ट बना मतलब मैं कह सकता हूं गुड गवर्नेंस एक्ट आया था, जीजीए, ठीक है। गुड गवर्नेंस एक्ट बना और इसके बाद कहानी स्टार्ट होती गई होती गई होती गई टिल 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन बताता हूं, लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा था जीकेएसएसबी ने। क्वेश्चन था जलियांवाला बाग, ठीक है। पहली स्टेटमेंट थी जलियांवाला बाग, दूसरी थी सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। तीसरी थी क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। और चौथा था साइमन कमीशन। ये क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कुछ नहीं करना था, उन्होंने पूछा था कि इन 4 एपिसोड्स को आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा दो। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है कि पहले कौन सा हुआ था, ठीक है ना। यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने का मतलब सीधा हो गया कि पहले कौन सा एपिसोड हुआ था और फिर बाद में कौन सा एपिसोड हुआ, ठीक है ना। अब इसमें आपको देखो सिर्फ 100 साल की
कहानी आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज कब हुई है, उसके बाद क्या हो, उसके बाद इसमें बात करूं, रिवोल्ट ऑफ 1857 आया, उसके अगले साल एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गुड गवर्नेंस एक्ट बना 1958 में, उसके अंदर बहुत सारी चेंजेस की, तो थोड़ी थोड़ी चेंजेस पता होनी चाहिए। फिर एक एक्ट बना इंडियन काउंसिल एक्ट 1862 में, ठीक है। फिर 4 5 6 ऑर्गेनाइजेशन बनी छोटी छोटी लेवल पे, जिनको हम फ्रीडम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। फिर 1885 में बना इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो कांग्रेस का टाइम पीरियड चला। फिर 1892 में एक और काउंसिल एक्ट आया, ठीक है, वो एक्ट बना। फिर 2005 में, मतलब सॉरी 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ तो हमारे यहाँ पे उसके विरोध में एक मूवमेंट चली, स्वदेशी बाइकाट मूवमेंट, ठीक है। तो उसके बाद 1906 में 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी। 1907 में कांग्रेस के अंदर डिवीजन स्टार्ट होने शुरू हो गया। 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ। 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चली। 1927 में साइमन कमीशन इंडिया में आया। 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुई, ठीक है। 1935 में एक एक्ट बना। 1940 में यहाँ पे अगस्त सफर आया, ठीक है। 1942 में क्रिप्स मिशन आया। 1942 में ही क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुई। तो मतलब कहानी है ना, एक के बाद दूसरा एपिसोड हुआ। तो आपको कुछ नहीं करना है, पूरी हिस्ट्री के एपिसोड को एक बार पढ़ लेना है, तो याद कर लेना कि इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, ठीक है। तो जिसके याद करने के दो तरीके हैं। एक याद करने का ये तरीका है कि सारे एपिसोड को कॉपी पे लिख लो, रट्टा मारते चले जाओ, जो कि भूलने के बड़े चांसेस होते हैं। दूसरा ये है कि कहानी की तरह सब कुछ याद रखो कि ये चीज हुई थी, इसकी वजह से वो होगी, उसकी वजह से वो होगी। अब जलियांवाला बाग मैसेकर ऐसे तो उठ के नहीं हो गया ना, देखो ऐसा तो था नहीं कि जलियांवाले बाग में लोग बैसाखी मनाने आए थे बेचारे, तो हजारों की संख्या में लोग उठे, बैसाखी मनाने चल गए, और गवर्नमेंट पागलों की तरह आई, गोलियां बरसा दी, ऐसा तो था नहीं। उसके पीछे कहानी थी, उसके पीछे कुछ रीजन थे जिसके चलते जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, ठीक है ना। कहानी थी, मतलब उससे सिचुएशन खराब थी, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्बेंस चल रही थी, जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर के डिस्टर्बेंस की वजह से ही प्रॉब्लम क्रिएट हुई, जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया, ठीक है। तो इसकी कहानी देखो, 1919 में ये हुआ, सीडीएम 1930 में हुई, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुआ, साइमन कमीशन 1927 में आया। तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, लग गया क्वेश्चन। नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट और समथिंग डिफिकल्ट इन दिस आल्सो। वैसे हिस्ट्री पढ़ना मुश्किल है, लेकिन इस इतने के लिए तो आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात एक और बता दूं, टोटल कंपोनेंट ही 30 नंबर का है, जिसमें देख लो 9 पॉइंट ये हैं, 5 6 ये भी हैं, ठीक है। तो मतलब 15 आपके पास क्या है, 15 आपके पास टॉपिक ही 15 एटलीस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। तो करता हूं आपको क्लास के, ठीक है। तो मतलब इतने आपको क्या मिलेंगे, टॉपिक ही मिलेंगे, 15 टॉपिक। तो 15 टॉपिक को मल्टीप्लाई में 2 क्वेश्चन कर दो, हो गए 30 क्वेश्चन, है ना। और जहां पे आपको ये 20 नंबर का ही मिलेगा, वहां तो समझ लो कि एक टॉपिक से एक ही क्वेश्चन आना है ना। तो ऐसे मैं अगर इतना लेके चलूं तो मैं ये कह दूं हिस्ट्री से सिर्फ 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना। हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। एक चीज और दिमाग में डाल दो कि अगर हिस्ट्री के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं तो हम इतनी बड़ी हिस्ट्री क्यों पढ़े, वो 2 क्वेश्चन बेटर है छोड़ दें। अगर आप 2 क्वेश्चनों को छोड़ के जा रहे हो ना, समझ लो आप अपने सिलेक्शन लिस्ट से दूर भाग रहे हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि जेके एसएसबी का पेपर है, और हमें देखने को मिला है कि जेके एसएसबी के पेपर में कट थ्रोट कंपटीशन होता है ना। अभी थोड़ा पेपर का लेवल बढ़ रहा है, 1 2 साल, मतलब साल हो गया समझ लो, 1 साल देखने को मिल रहा है कि जेकेएसबी के जो रिसेंट पेपर हुए ना, उसमें लेवल अच्छा डाल रहे हैं, पेपर अच्छा डाल रहे हैं, तो कट ऑफ थोड़ा नीचे आ रहा है। नहीं तो पिछले 2 सालों का मुझे याद है, कट ऑफ क्या होता था, 120 नंबर का पेपर है, जनरल का कट ऑफ 105, मतलब आप एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ सकते। मतलब जहां आपको देखो छूटने तो होते ही हैं क्वेश्चन, ठीक है ना, ऐसा नहीं है आपको क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, वो तो होता ही होता है। लेकिन वो ये होता है कि कोई टफ क्वेश्चन पूछ दिया हो, ऐसा फैक्ट पूछ दिया जो आपको याद नहीं, छूट गया। लेकिन आप ऐसा तो नहीं ना कर सकते कि ये कंपोनेंट छोड़ के चले जाओ, क्या ही करने 2 क्वेश्चन। तो आप
कहीं पे खुद को वीक रख के, जोन में रख के पेपर में नहीं जाना चाहिए। पहली बात तो ये है ना कि आप ये सोच के मत जाओ पेपर में कि मैं ये चीज नहीं आती। हाँ, ऐसा होता है। जैसे मान के चलो ये फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस है, इसमें नीचे जाकर कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं 10-10 नंबर के, जैसे 10 नंबर का इसमें मैथ है, ठीक है, और 10 नंबर की इसमें स्टैटिक्स है, ठीक है। ये दो कंपोनेंट है। इन कंपोनेंट को मैं उन बच्चों के लिए टफ समझूंगा जिन्होंने 10वीं में मैथ छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि अदरवाइज मैथ पूछा जाता है जीके में अप टू 10th लेवल का। लेकिन ये जो दो कंपोनेंट फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में डाले गए हैं, ये दोनों के दोनों मैथ के कंपोनेंट और स्टैटिस्टिक्स के कंपोनेंट जो है वो है 11th एंड 12th। अगर आपने 11th-12th में मैथ नहीं रखा था, या जिस बच्चे ने नहीं रखा होगा, उसके लिए सिंपल है कि ये दो कंपोनेंट टफ होने वाले हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि आप इन दो कंपोनेंट को छोड़ के जाओगे। छोड़ के जाने का मतलब तो यही हुआ ना कि 120 नंबर का पेपर है, आप सिर्फ 100 नंबर का प्रिपेयर करके जा रहे हो। और एक चीज तो साफ है कि 100 में से 100 आपको नहीं आने वाले, तो नहीं आते, किसी के भी नहीं आते। तो आएगा क्या? 100 नंबर का अगर आप प्रिपेयर करके जाओगे तो बहुत अच्छा प्रिपेयर करा होगा, तब भी आपको 80 नंबर ही आएंगे। 20 नंबर का छूटेगा ही छूटेगा। 3-4-5 क्वेश्चन छोड़ के आओगे, कुछ 5-7 गलत कर दोगे, नेगेटिव कटेंगे, 20 नंबर जाएंगे 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 ना। तो 80 पे सिलेक्शन नहीं होने वाली। पिछली बार 960 पोस्टें थी, कट ऑफ 92 आई थिंक, मतलब 90 के प्लस था कट ऑफ। तो मतलब आपको ये बनाना है, तो आप इसके लिए क्या करोगे, इसको पढ़ोगे। एटलीस्ट मैं कहता हूं इन दो कंपोनेंट में मिनिमम 4+4 नंबर तो लेके आ जाओ, 8, ठीक है। अगर आप 8 यहां से लेके आ रहे हो, और इसकी जगह फिर इसके साथ देखो, आप कंपीट तो करना ही है अगर आपको, तो इसको कोप अप करने के लिए बेटर है आप जीएस को, स्टैटिक्स को अच्छा कर लो, नीचे इकोनॉमिक्स का कंपोनेंट है उसको अच्छा कर लो, ताकि आपको वहां वो 2-3 नंबर ऐड हो जाए, +4 नंबर और हो जाए। यही 12 कम हो रहे थे ना, 80 मिल रहे, 12 कम हो रहे, एटलीस्ट बराबरी तो करनी है आपको। ये एक स्ट्रेटेजी होती है कि अगर मेरा कोई कंपोनेंट बहुत टफ है, तो मुझे एटलीस्ट दूसरा कंपोनेंट इतना स्ट्रांग करना है कि उसके मार्क्स में वहां पूरे करूं, ठीक है। क्लियर हो गया? अच्छा, अगला देखें। इसके बाद ना ये रहता था थोड़ा सा इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज वाला। एक्चुअली ये इंडियन कल्चर हेरिटेज वाला जो टॉपिक है ना, आपको कल्चर के बारे में करना क्या है, कुछ फैक्चुअल चीजें पढ़ के चले जाना है। लाइक टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया, ठीक है ना, डांस इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, म्यूजिक इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, मतलब इंडिया में डांस कहाँ कहाँ पे, म्यूजिक कहाँ कहाँ पे, ये सारी चीजें आप पढ़ के चले जाओगे, जो आपको क्लास में करवाई जाएंगी उतना करके चले जाओगे, अनफ हो जाएगा। साथ में इनमें भी सबसे ज्यादा पूछने के चांसेस किसके होते हैं, जो डांस, जो म्यूजिक, जो आर्किटेक्चर, जो टेम्पल अभी रिसेंटली 5-6 महीने पहले न्यूज में रहा होगा। तो टीचर का ये काम होता है कि 5-6 महीने पहले चीजें न्यूज में क्या थी, एटलीस्ट वो चीजें बच्चों को यहां से पढ़ाई जाए। समझ आए कहानी? तो ये कंपोनेंट हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जर्नली 2 क्वेश्चन आएंगे आएंगे यहां से, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन से। अब ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में 3 ही चीजें तो होती हैं, रोड, रेलवेज, ट्रांसपोर्ट, वी कैन से एयरलाइंस, है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट इनमें रोड, रेलवेज तो आप सॉरी एयरलाइंस तो थोड़ी सी हमारे पास, वो तो कर लेगा इंसान। रही बात रेलवेज की और रोड की, तो इसमें होता क्या है कि अलग अलग हमारे पास नेशनल हाईवेज हैं, कौन कौन से एक्सप्रेसवेज हैं, कौन से नेशनल हाईवेज हैं, कहां से कहां तक कौन सा नेशनल हाईवे है, किसका क्या नाम दिया जाता है, रिसेंटली क्या बना, ठीक है ना। कुछ कॉरिडोर्स हैं, तो वो कॉरिडोर्स कौन कौन से हैं। अब वहीं पे बात आती है कि हमारे पास जो रेलवे ट्रांसपोर्ट है, तो रेलवे ट्रांसपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज है, मेन कॉरिडोर कहाँ कहाँ पे, किस किन को मेन कॉरिडोर को कनेक्ट करते हैं आपस में, ये बेसिक इंफॉर्मेशन टोटली रट्टा आप याद, ये मान के चलो कि आपको रट्टा मार के जाना है टॉपिक में। अब देखो मारना तो पड़ेगा ना, क्योंकि आपको पेपर क्वालिफाई करना, 2 नंबर तो चाहिए, आपको मानना पड़ेगा। 3-4 पेजेस का बनेगा ये सारे कहानी, आपको पढ़ना उसको, ठीक है। नेक्स्ट आता है डेमोग्राफी, इसमें सेंसिस, उसके फीचर और फंक्शन पढ़ने आपको। देखो फीचर फंक्शन तो आपको बहुत कम चीजें, बड़ी कम पूछी जाएंगी, लेकिन डेमोग्राफी में सेंसिस में क्या होता है, देखो वैसे सेंसिस हमारा स्टार्ट तो हुआ है 1871 से, पहला सेंसिस हुआ था हमारा 1881 में, मतलब बहुत पहले, है ना। यानी कि हर 10-10 साल के बाद सेंसिस होता है। रिसेंट जो सेंसिस हुआ हमारे पास वो हुआ है जो इससे पहले, जो मतलब अब 2025 से पहले का सेंसिस है, वो हुआ है 2011 में।
दूसरा होना था 2021 में, हो नहीं पाया क्योंकि कोविड लग गया था। ठीक है, अभी तक हुआ नहीं है। इससे पहले 2011 का सेंसिस है, और सेंसिस के अलावा कुछ और डेटा भी निकलता है टाइम टू टाइम ना। 10 साल के बाद सेंसिस होगा, 10 साल के बीच में डेटा नहीं निकलेगा, कहीं ना कहीं कोई और स्टडीज होती है जो डेटा दे देती हैं। आपको सेंसिस के डेटा याद करने हैं। मान के चलो सेंसिस के हिसाब से पॉपुलेशन कितनी थी, सेंसिस के हिसाब से लिटरेसी रेट कितना है ना, सेंसिस के हिसाब से मान के चलो एम्प्लॉयमेंट कितनी है, सेंसिस के हिसाब से हमारी ओल्ड एज पॉपुलेशन कितनी है, यूथ पॉपुलेशन कितनी है, ये सारी चीजें। लिटरेसी में सबसे ज्यादा टॉप नंबर पे स्टेट कौन सी है, बॉटम पे कौन सी है ना, यूटी में कौन सी है, मेल की लिटरेसी क्या है, फीमेल की लिटरेसी क्या है, ये सारी कहानी होती है, दैट इज योर सेंसिस। ठीक है, एक तो बेसिक कहानी पता होनी चाहिए, सेंसिस स्टार्ट कब हुआ। ठीक है, स्टार्ट करने के बाद हमें सेंसिस में मिलता क्या क्या है, तो ये चीज कहानी आगे जो मैंने बताई सारी सेंसिस से मिलती है हमें। लिटरेसी रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एम्प्लॉयमेंट रेट, फीमेल लिटरेसी रेट, मेल लिटरेसी रेट, पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, कौन सी स्टेट की ज्यादा है। ठीक है, कंपैरिजन पीछे पिछले सेंसिस में कितनी थी, अगले सेंसिस में कितनी हो गई। ठीक है ना, जहां से हम बता सकते हैं कि इस स्टेट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन का राइज हुआ। तो ये सारी कहानी आपको इसमें पढ़नी। ठीक है ना। अच्छा, अगला टॉपिक देखोगे तो फिर है इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया। उठा लो। ठीक है ना, कहानी क्या पढ़नी है, यहां से उठा लो, नॉर्थ से साउथ तक सारे रिवर्स उठा लो। ठीक है ना, मेन मेन इंपॉर्टेंट रिवर देखो, जो यहाँ पे रिवर है वो हिमालयन रिवर्स उनको बोलते हैं, यहाँ पे डेक्कन रिवर्स आ गए। ठीक है ना, हिमालयन रिवर्स में सबसे ऊपर कौन सा है, इंदस, फिर रावी, नहीं इंदस के बाद कौन सा है, कश्मीर में झेलम, फिर चनाब, फिर रावी, फिर ब्यास, फिर सतलुज। ठीक है ना, यही है यहाँ पे, यानी कि ये सारे वो रिवर हैं जो इस डायरेक्शन में बहते है ना। फिर यहां से उठा लो, इस डायरेक्शन में गंगा, यमुना, और यहां से आती है हमारे पास कौन सी, गंगा यमुना और ब्रह्मपुत्र, है ना। तो एक रिवर सिस्टम हमारा ये हो गया, दूसरा रिवर सिस्टम हमारा ये हो गया, और तीसरा रिवर सिस्टम जैसे यहां पे आती है नर्मदा, है ना, फिर गोदावरी, कृष्णा, कावरी। ठीक है, कुछ रिवर यहाँ पे आ गई, तो मतलब इस एरिया की कुछ रिवर्स आ गई। तो आप ले लो इसको, एक दो, यहाँ पे जो इस एरिया में बहती है तीन, जो इस एरिया में आती है चार, है ना। चार चार रिवर सिस्टम पढ़ने आपको, पूरी इंडिया की रिवर्स होगी। अब हर एक रिवर सिस्टम पढ़ते समय, जैसे मैं बात करूं, अभी हमारा चनाब है ना, तो चुनाव रिवर पढ़ते समय हम पढ़ेंगे ना इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है ना, इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है। हर एक रिवर को पढ़ते समय आपको उसकी कुछ मेजर और इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी याद रखनी। ठीक है, चनाब रिवर के ऊपर हम देखेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं। वैसे ही इंदस के ऊपर भी होंगे, वैसे झेलम के ऊपर भी होंगे, वैसे नर्मदा के ऊपर भी होंगे, वैसे कावेरी, गोदावरी, कृष्णा सबके ऊपर होंगे, है ना। तो मतलब हर एक रिवर की ट्रिब्यूटरी वो निकलता कहां से है, ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, कुछ इंपॉर्टेंट अगर कोई मेजर पावर प्रोजेक्ट उसके ऊपर है तो याद रखना। आपके ऊपर तो बहुत सारे, दुलहस्ती, राटले बन रहा है, अभी आए दिन न्यूज में होता है, जब आप देखो राटले न्यूज पेपर 3-4 दिन से न्यूज में चल रहा है। ठीक है, उसके बाद बघलिहाड़, ठीक है ना, सलाल, ये सारे के सारे चिन्हाव रिवर के ऊपर है। ठीक है, तो ये कहानी आपको रिवर्स के बारे में डिस्कस करनी है। और रही बात लेक्स की, तो लेक्स इंडिया में नॉर्थ से लेके साउथ तक, डीप साउथ तक काफी सारे लेक्स हैं। ठीक है ना, जैसे हमारे देखो डल लेक है, बुरल लेक है। ठीक है, नीचे केरला में लास्ट जाओगे बम्बरनट लेक मिलेगी। ठीक है, तो वहां से लेके, अब सारी तो पढ़नी नहीं है, बात ये है हम जम्मू कश्मीर के लोग हैं, पेपर जम्मू कश्मीर में होना है। जम्मू कश्मीर की चाहे वो रिवर हो, चाहे वो लेक हो, चाहे वो छोटी हो, चाहे वो बड़ी हो, सबके बारे में पढ़ना है। रही बात इंडिया को, जम्मू कश्मीर को छोड़ के बाकी मेनलैंड इंडिया की, तो वहां पे आपको मेजर मेजर रिवरें पढ़नी है, उनकी बड़ी बड़ी ट्रिब्यूटरी पढ़नी है, अनफ हो गया। वैसे ही इंपॉर्टेंट लेक्स पढ़नी है, कुलेरू, पुलिकेट, बम्बरनट। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट लेक्स है, मेन लेक्स ये पढ़नी है, सारे लेक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब जब यही बात हम इंटरनेशनल लेवल पे पढ़ेंगे, मतलब वर्ल्ड लेवल पे, तो वहां पे हमें फिलहाल तो नहीं पढ़नी है। देखो, आप बताओगे सर दिया तो कहीं पे भी नहीं है कि इंटरनेशनल लीग पढ़ो, दिया हुआ था फिजिकल डिवीजन ऑफ, इसमें आप पढ़ना पड़ेगा। इसमें जब पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, जैसे साउथ अमेरिका है, वहां पे इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी है, एक ही रिवर इंपॉर्टेंट है वहां पे, कौन सी, अमेजोन रिवर, है ना। जैसे अफ्रीका, एक रिवर इंपॉर्टेंट है, नाइल रिवर, वही पढ़ लेनी है, अनफ ज्यादा तो चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। बड़ी रिवर इंपॉर्टेंट पूरे कॉन्टिनेंट
में जो रिवर मानी जाती है वो रिवर कौन सी है, दैट्स इट। ठीक है ना। जैसे एशिया में दूसरी, कुछ तो इंडिया की पढ़ ली, चाइना में है वो पढ़ लो, कुछ ऊपर डेन्यूब रिवर जैसे हमारे पास है, ठीक है ना, अफ्रीका में वो पढ़ लो, या तो कुछ रिवर्स हमारे पास कहाँ पे हैं, इन द रीजन ऑफ रशिया, तो वो पढ़ लो थोड़ी थोड़ी रिवर्स। तो वैसे ही रिवर और लेक्स का क्वेश्चन यहाँ से आपको आराम से निकलेगा, और ये टफ भी नहीं होता, क्वेश्चन टफ भी नहीं पूछते हैं, क्योंकि वही लेक्स पूछेंगे जो मान मान लो आपने आज तक पढ़ रखी है। ठीक है। वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया। देखो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आपने ऊपर देख लिया था, वही चीज यहाँ पे भी। ठीक है। अब दूसरी चीज आती है वेदर एंड क्लाइमेट एंड क्रॉप्स। देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्रॉप्स की ना, आपको क्रॉप्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। देखो हमारे पास क्रॉपिंग सीजन दो होते हैं, ठीक है ना, खरीफ और राबी क्रॉप्स, है ना, खरीफ क्रॉप और दूसरी राबी क्रॉप। अब सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि कौन कौन सी क्रॉप है, खरीफ है, कौन कौन सी राबी है, तो पढ़ लो। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर लेंगे, कौन कौन सी राबी है, कौन कौन सी खरीफ है। दूसरा पॉइंट बनता है कि राबी क्रॉप में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्रॉप है कौन कौन सी है, जैसे दोनों में ले लो, राबी भी खरीफ में, जैसे वीट, ठीक है ना, जैसे राइस, ठीक है, शुगर केन, ठीक है, बार्ले, मिलेट्स, ये सारी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं। अब इन सारी क्रॉप्स में एक चीज सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली है, इस स्टेट में कौन सी क्रॉप सबसे ज्यादा उगाई जाती है ना, किस स्टेट में सबसे ज्यादा, तो शुगर केन सबसे ज्यादा कहां पे है, जैसे वेस्ट बंगाल में, है ना, जैसे राइस सबसे ज्यादा कहां पे है, वेस्ट बंगाल में, जैसे वीट सबसे ज्यादा कहां पे, यूपी में है। तो मतलब ये कहानी आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी क्रॉप सबसे ज्यादा किस स्टेट में उगाई जाती है। ठीक है। और कौन सी क्रॉप राबी है, कौन सी खरीफ है, किस क्रॉप को उगाने के लिए ज्यादा पानी चाहिए होता है और किस क्रॉप को उगाने के लिए कम पानी की जरूरत है। एक कंसेप्ट भी बन जाता है, साथ में इफेक्ट भी याद हो जाएंगे, दैट्स एनफ। ठीक है। रही बात वेदर की, तो वेदर में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ना होता है, एक ही चीज पढ़नी है इंडिया में हमें, दैट इज कॉल्ड मानसून। ठीक है। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ये दो चीजें होती हैं वेदर में पढ़ने के लिए। एक मानसून क्या होता है, अब मानसून होता है क्या है, बनता क्यों है, आता कब है, जाता कब है, सारी कहानी, मानसून से फायदा किसको मिलता है, सबसे पहले कहां पे आता, सबसे लास्ट कहां पे आता, यही कहानी पढ़ने वाली है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की बारिश कहां पे होती है, जिसमें बात करूं मानसून से कश्मीर में कभी भी बारिश नहीं होती। ठीक है ना। अब कहां से हो, जम्मू, जैसे कश्मीर में कभी भी मानसून की बारिश नहीं होती। ठीक है ना। तो कश्मीर में बारिश कहां से होती है, एक तो लोकल क्लाइमेट की वजह से होती है, दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है, दो ही चीजें वहां। ठीक है ना। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होती क्या है, बारिश कहां करवाती है, मानसून होते क्या है, बारिश कहां करवाते हैं, पहले कहां पे पड़ते हैं, कब, टाइम पीरियड कौन सा होता है, तो ये सारी चीजें मानसून में आपको यानी कि वेदर में पढ़नी है। ठीक है। देखो है ना इसी चीजें अगर आप पढ़ना चाहो तो। अगला टॉपिक है दैट इज इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। इसमें आपको तीन चीजें इंपॉर्टेंट पढ़नी है। एक बेसिक पढ़ना है इसका, इन्वायरमेंट का, बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट। मैं बात करूं छोटी छोटी टर्में होती हैं, जैसे इन्वायरमेंट क्या होता है, इकोलॉजी क्या होता है, ठीक है, जैसे फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है, छोटी चीज आ गई, इकोसिस्टम क्या होता है, नीश क्या होता है। ठीक है। ये बेसिक टर्में हैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी, है ना। तो ये बेसिक टर्में आपको पढ़नी है, बेसिक इन्वायरमेंट होगी। फिर आ जाता है कि जो बायोडाइवर्सिटीज है, जिसमें मैं आपको बात करूं नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 500 कुछ है, नेशनल पार्क इंडिया में भी 100 106 पिछले साल की मुझे लगता है कुछ बढ़ गई है, 106 प्लस है। सारे तो याद होंगे नहीं ना, एटलीस्ट जम्मू कश्मीर की याद कर लो, और इंडिया की वो मेन मेन याद कर लो जहां जो अभी तक न्यूज में है रिसेंटली। ठीक है। तो यहाँ पे कोई हमारी क्रिटिकल चीजें रहती है ना, जैसे फ्लोरा एंड फोना होता है, बड़ा क्रिटिकल होता है, कम बच गया होता है पूरे वर्ल्ड में, अब उसकी मतलब ऐसी कगार पे है, खत्म होने वाला है। उसके लिए आपको ये चीजें बेसिक बेसिक आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन सी चीज कहाँ पे मिलती है और कौन सी चीज कहाँ पे नहीं होती। ठीक है। यहां तक समझ आ गया, ये था हमारा जीएस का कंपोनेंट पूरा। ठीक है। इसके बाद कहानी आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और डिफरेंट भी है जो अभी तक हम पढ़ रहे थे। क्यों, क्योंकि अब आपको स्पेसिफिक पढ़ना है जम्मू कश्मीर के बारे में, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या है जम्मू कश्मीर की, यहाँ कश्मीर की हिस्ट्री है और फिर जम्मू की हिस्ट्री है, क्योंकि अलग अलग हिस्ट्री है जम्मू और कश्मीर की दोनों।
मतलब शुरू दोनों अलग अलग होती हैं, कश्मीर की अलग से, जम्मू की अलग से, बाद में इकट्ठी आके जब डोगरा रूल स्टार्ट होता है तब दोनों मर्ज हो जाती हैं और जम्मू एंड कश्मीर बन जाता है। तभी हमारे साथ लद्दाख भी जुड़ जाता है, तो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख बन जाता था। ठीक है, उसकी हिस्ट्री है, पहले एंशियंट टाइम पीरियड में हिस्ट्री देखो कैसी थी, फिर जम्मू की, फिर कश्मीर की, वैसे डायनेस्टियां आती रही आती रही आती रही, बाद में फिर डोगरा डायनेस्टी आई, डोगरा डायनेस्टी ने दोनों को क्लब कर दिया और फिर इतना बड़ा हमारा जम्मू कश्मीर एक स्टेट बन गया। ठीक है, तो उसकी हिस्ट्री आ गई। फिर जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी, जब मैं इकोनॉमी की बात करता हूँ ना, तो इकोनॉमी में यहाँ की क्रॉप्स, वैसे क्रॉप्स का अलग से भी दिया हुआ इन्होंने, यहाँ की क्रॉप्स आ गई। इनकी मैं जल्दी बात करूँ, एग्रीकल्चर, ठीक है, कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट, है ना, हैंडीक्राफ्ट कश्मीर का जो बड़ा फेमस है, ठीक है ना, एग्रीकल्चर और क्रॉप्स, यही पे बेस्ड तो है इकोनॉमी हमारे पास। अदरवाइज जम्मू कश्मीर में कौन से कॉर्पोरेट सेक्टर है, ठीक है ना। तभी तुम्हें जम्मू कश्मीर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। अभी आपको पता है जम्मू कश्मीर इज वन ऑफ दैट स्टेट इन इंडिया सबसे ज्यादा लेवल अनएम्प्लॉयड यूथ सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये नहीं कि गवर्नमेंट नौकरी नहीं लग रही है, ये रीजन नहीं है। इसका रीजन ये है कि जम्मू एंड कश्मीर में कारपोरेट सेक्टर अच्छा नहीं, फाइनेंशियल सेक्टर अच्छा, सर्विस सेक्टर जिसको हम बोलते हैं दैट इज वो अच्छा नहीं है। होता है ना प्राइमरी सेकेंडरी टेरिशरी, टेरिशरी सेक्टर के अंदर आता है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर अच्छा नहीं है हमारे पास, मतलब उतना है नहीं। इवन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी अच्छा नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन से कारखाने, कौन सी फैक्ट्री जम्मू कश्मीर में? कुछ भी नहीं है। जम्मू में दो एक है यहाँ पे, सिडको जो बड़ी ब्रह्मणा करके कोई एक प्लेस है ना, थोड़ी सी है वहाँ पे फैक्ट्रियां, अदरवाइज कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो दैट मीन्स कि जम्मू कश्मीर का कॉर्पोरेट सेक्टर है नहीं, तो यहाँ की इकोनॉमी बेस्ड किसके ऊपर है? एग्रीकल्चर पे, हैंडीक्राफ्ट के ऊपर, इसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, इसके अलावा जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स ने कुछ यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये चीजें बन रही है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, तो ये चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है, इकोनॉमी कहाँ पे बेस्ड है। अब इकोनॉमी में वही कहानी, अगर आपको ये वाली लाइन याद है ना, ये वाली जिसमें आपको वेदर क्लाइमेट, वही जो मैं ऊपर बता रहा था, अब आपने स्पेसिफिक टू जम्मू पढ़ना है, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, वेदर, यहाँ का क्लाइमेट, क्रैप्स, रिवर्स, लेक्स, फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा एंड फोना में तो कुछ भी नहीं है, पांच छह चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे मैं बात करूं, कश्मीर में हमारा जो कश्मीरी स्टेट है, हिरन, ठीक है, वो आ गया। अभी एक नया वो स्टेट यूटी बार्ड बना दिया हुआ क्लिंचफिसेंट करके, ठीक है ना, वन कुकुड़ बोलते हैं कश्मीरी में उसको, तो वो बना दिया हुआ, ठीक है। तो मतलब तीन चार चीजें हैं, वो आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। बाकी क्रॉप्स में देख लो, जम्मू में बासमती राइस बनते हैं, आरएसपुरा वगैरह ये वाले फेमस है। बाकी जम्मू में और कौन सी क्रॉप बनती है? ज्यादा तो कोई क्रॉप्स बनती नहीं है। कश्मीर में एप्पल है, सेफ्रॉन है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बाकी वहां पे ज्यादा चीजें आपको पढ़ने के लिए नहीं मिलेंगी, तो मतलब बेसिक चीजें आपको यहाँ से ये प्रिपेयर करना है। फिर हेरिटेज एंड कल्चर, वही जो मैंने ऊपर बात की थी, बट यहाँ पे आपको स्पेसिफिक टू जम्मू एंड कश्मीर होना चाहिए। जिसमें सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाली चीजें होती हैं, जो आज तक पेपर में पूछी गई है, वो है डांस। लास्ट टाइम पेपर में पूछा था कुड डांस क्या होता है, हफीजा डांस क्या होता है, बच्चन नगम क्या होता है, ये डांसेस के नाम है। तो मतलब आपको यहाँ पे जब पढ़ना है, देखो इसको और इसको पढ़ने में फर्क होगा। यहाँ पे आपको जनरली टर्में पता होनी चाहिए, यहाँ पे आपको हर टर्म के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। सब कुछ से मतलब समझते हो मेरा? सब कुछ से मतलब ये है कि अगर मैं बात करूं हफीजा डांस, ठीक है, मैं बात करूं बच्चा नगम, मैं बात करूं कुड डांस की, आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चा नगम हफीजा डांस कब प्ले होता है, क्यों होता है, कौन प्ले करता है उसको, ये सारी चीजें पता होना। ठीक है, तो मतलब इन डिटेल आपको यहाँ पे चीजें पढ़नी है। रही बात इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, तो वैसे है कुछ भी नहीं। जम्मू में कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन याद है आपको? जो जम्मू प्रोविंस में आता है, नहीं पता? सोनी सर मानसर, और बताओ मेरे क्या है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे क्या कहते हैं अपना रघुनाथ टेम्पल, है ना, टूरिस्ट डेस्टिनेशन। दूसरा कटरा वैष्णो देवी, और रियासी में भी है दो प्लेसेस, शाबाश। उसके अलावा पत्नीटाप, सुनिसर मानसर नहीं, सनासर और पत्नीटाप, यही रीजन है यहाँ पे। अब यही कश्मीर में लेके चले जाओ, वहां पे थोड़े ज्यादा, और क्या है, पहलगाम है, डल लेक है, बुलर लेक है, कुछ गार्डन्स वगैरह, शालीमार गार्डन से निशात बाग गार्डन है, या कुछ और इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पे लोग जाते हैं। तो आपको टूरिस्ट डेस्टिनेशन का नाम पता होना चाहिए, कौन सा। अब इसमें क्या होना चाहिए पता, देखो डेस्टिनेशन, है ना, कौन सी स्टेट के अंदर है, ठीक है, कौन सी स्टेट के अंदर है, और फिर क्यों इंपॉर्टेंट है, बस। मतलब लोग देखने क्या जाते हैं वहां पे, इंपॉर्टेंस तो पता होनी चाहिए ना।
जैसे निशात बाग गार्डन है तो भैया मुगलों के टाइम पर बनाया हुआ बाग है, जहाँ पे हरियाली होती है, चीजें देखने को मिलती हैं, लोग जाते हैं घूमने वहां पे। पत्नीटॉप सनासर में है क्या? कुछ भी नहीं है, पहाड़ी पे है, टॉप पे थोड़ा बैठने के लिए जगह है, जहाँ पे आपको देवदार वगैरह मिलेंगे, और एक वो मिल रही अभी मिल रहा है झूला टाइप का बना दिया हुआ, तो वो मिल जाता है वहां पे, ठीक है ना। तो वाई वेयर इज द डेस्टिनेशन, स्टेट, स्टेट नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट, है ना, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, और क्यों इंपॉर्टेंट है, बस इतना याद करना। और लास्ट पे आता है आपका जो लास्ट टॉपिक है जीएस का, दैट इज योर जेएंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है, 2019 में बना था, जिसकी वजह से जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन गया और लद्दाख जम्मू से बाहर चला गया, यही था जम्मू जेएंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। अब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर क्या बताया गया है कि जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी को इसके बाद, अब तक तो एक स्टेट थी ना, ये स्टेट थी तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में स्टेट के बारे में मेंशन था, आर्टिकल 370 था, आर्टिकल 35A था, तो अकॉर्डिंगली रेगुलेट करते थे इसको। अब जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन गई है तो इसको कैसे रूल करेंगे, है ना। जैसे आपको पता है यहाँ पे एक चीफ मिनिस्टर होगा, एक एलटी गवर्नर, है ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, शाबाश, ठीक है। मतलब चीफ मिनिस्टर के पास क्या पावर होंगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास क्या पावर होंगी, ये सारी चीजें आपको इस एक्ट के अंदर डिटेल में मिलेंगी। कौन क्या काम कर सकता है, कौन क्या काम नहीं कर सकता है, जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, ये सारी चीजें आपको जेएंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में देखने को मिलेंगी। यही कहानी क्लियर हुआ। दिस इज हाउ वी विल गो थ्रू दिस होल कंपोनेंट, ठीक है। वैसे समझ में आ गया होगा अभी कि आपको पूरे कंपोनेंट में क्या है। देखो, पहली आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप सिलेबस को अंडरस्टैंड करो, फर्स्ट प्रायोरिटी, पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, सिलेबस को अंडरस्टैंड करो कि सिलेबस में पूछा क्या गया है और क्या क्या चीजें पूरे सिलेबस के अंदर दी हुई, ठीक है ना। तो मतलब आपको, अब आपको कोई पूछे कि यार, या तो आप खुद से पूछो कि जीएस का कंपोनेंट है जिसमें मुझे क्या पढ़ना है, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि इसमें ये चीजें दी हुई है, ताकि आपको क्लियर माइंड सेट हो कि मुझे ये चीज पढ़नी है, ये नहीं पढ़ी है, ये मुझे कम, ये मेरी वीक है, ये मेरी अच्छी स्ट्रांग है, मैं यहाँ से क्वेश्चन निकाल सकती हूँ या निकाल सकता हूँ, ठीक है। दूसरा दूसरा आपको पता होना चाहिए पीवाई के उसके बारे में, कि मतलब इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जीके एसएसबी कैसे क्वेश्चन पूछते, एटलीस्ट पता तो हो। मैंने आपको कहा, अदरवाइज मैं आपको बात करूं एक किसी कंपोनेंट की, ले लो हिस्ट्री की कंपोनेंट की बात कर लेता हूँ। हिस्ट्री कंपोनेंट आपको कम से कम अगर प्रॉपर वे में पढ़ाना हो ना, पूरा डिटेल्ड में, तो फ्रीडम स्ट्रगल या फ्रीडम मूवमेंट को पढ़ाने में 1 महीने से ज्यादा टाइम है, इतने से सारी कहानी समझानी हो, ठीक है ना। इतने सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं। मैं एक भगत सिंह की बात करूं, इट विल टेक अराउंड 2 लेक्चर्स। भगत सिंह कब राइज हुआ, वो बच्चा था तो क्या करता था, फिर बड़ा हुआ तो क्या करना शुरू किया, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ज्वाइनिंग की, क्या क्या किताबें लिखी, कैसे उसने अटैक्स प्लान किए, कैसे ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक किए, और कैसे फिर वो फंस गया, बाद में फांसी होगी। 2 लेक्चर लगेंगे आपको। ये चीज कौन सिखाएगा कि मुझे कितना पढ़ना किस टॉपिक को, ये वो सिखाएगा सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि ये सिखा देते हैं इंसान को कि मुझे कितना पढ़ना है, ठीक है। 2 चीजें। तीसरा, नोट्स प्रिपेयर करने हर एक कंपोनेंट के सिलेबस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जब आप क्लासेस लोगे तो क्लासेस में आपको जो विज्ञान की तरफ से आपको सारे नोट्स वगैरह मिलते रहेंगे। पहली बात तो ये है कि इसमें से सारी चीजें तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, इसमें से कुछ चीजें मैं पढ़ाऊंगा, कुछ वो टीचर पढ़ाएगा। जितनी चीजें मैं पढ़ाऊंगा उन सबकी मैं नोट मेकिंग करवाऊंगा सारी, ठीक है। नोट मेकिंग करवाऊंगा, क्योंकि नोट मेकिंग करने से क्या होता है कि आप राइटिंग कर लेते हो, साथ साथ में वो चीज आपके माइंड में डबल घूमती है, ठीक है। नोट मेकिंग करवानी है, नोट्स बनाने हैं। एक तो आपको नोट्स मिलेंगे हार्ड कॉपी, साथ में टीचर आपको नोट्स मेकिंग करवाएगा, कोशिश कराएंगे नोट मेकिंग करवाने की। अगर नोट मेकिंग करवाई नहीं तो हम आपको नोट्स बने हुए देंगे, आप उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाते रहेंगे। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, चौथा सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, इन सब नोट्सों को आपको क्या करना है, रिवाइज करना। कितनी बारी रिवाइज करना है, एटलीस्ट 5 टाइम्स ईच। हर एक कंपोनेंट को कम से कम याद रखना, 5 बारी आपको रिवाइज करना। अब कहोगे एक बारी मुझे पढ़ के याद रह जाएगा और मैं डाल दूंगी, नहीं होता। ह्यूमन नेचर ऐसा है, क्योंकि हमारे पास माइंड ही उतना सारा होता है,
जो चीजें बार बार नहीं पढ़ते हैं वो माइंड में बैठती नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ही चीजें माइंड में बैठती हैं। तो आपको कम से कम 5 बार इन चीजों को रिवाइज करना, ठीक है। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आपकी प्रैक्टिस। इसकी एमसीक्यू लगाने हैं, सारे टॉपिक्स के ऊपर आपको एमसीक्यू लगाने हैं, ठीक है। एक एमसीक्यू लगाने के लिए अब देखो इसका प्रोसीजर कैसे चलेगा। पहले मैंने सिलेबस डिस्कस किया, अब मैं आपको पीवाईक्यू डिस्कस करूंगा, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा। साथ में जो चीज मैं पढ़ाऊंगा मैं उसके कुछ एमसीक्यू आपको दूंगा करने के लिए। मान के चलो हमारा प्रज्ञान का एक इनिशिएटिव है, उस इनिशिएटिव के मुताबिक एक वीक में जो चीज आपको पढ़ाएगी, वीक के जो संडे वाला दिन होता है उस संडे वाले दिन को आपको एक एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलते हैं, ऑनलाइन होते हैं, ऐप के ऊपर आप जाओ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। वहां पे आपको उस संडे के जो दो तीन टॉपिक खत्म हुए होंगे उन टॉपिक्स के ऊपर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे, ठीक है। प्लस दूसरा, आपको क्लास में साथ साथ में एमसीक्यू करवाए जाएंगे। मैंने जो आज पढ़ाया ना, मैं कल उसके एमसीक्यू 2-3 डिस्कस करूंगा क्लास में लाके, ताकि आपको पता हो कि कल जो पढ़ा था वो अप्लाई भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसे ही पढ़ के जा रहे। 2 पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, मैं आपको कुछ सोर्सेज बताऊंगा इसके एमसीक्यू के रिस्पेक्टिव टॉपिक्स के। रिस्पेक्टिव मतलब जो टॉपिक आज मैं करवा रहा हूं ना उसके मैं आपको 2-3 सोर्स बताऊंगा, ठीक है। हर एक सोर्स में आप कम से कम 50 एमसीक्यू लेके चलो, ठीक है। तो 3 सोर्स में 150 एमसीक्यू हो गए। मतलब वो एक टॉपिक जो आपने पढ़ा उस टॉपिक पे आने वाले हर किस्म के तरीके से बनने वाले एमसीक्यू आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। और मैं बताता जाऊंगा कि आप जब एमसीक्यू लगाओगे तो आपको एमसीक्यू के साथ क्या करना है, ठीक है। फिर मुझे बताओ एक चीज पते की बता दो सबसे अच्छी, जीके एसएसबी जब भी कोई पेपर बनाता है ना, आज तक एक सिंगल क्वेश्चन जीके एसएसबी ने खुद नहीं बनाया, समझ रहे हो। हाँ, अब एआई आ गया तो कुछ क्वेश्चन, तो पूरे पेपर में 10, मतलब खुद क्वेश्चन बनाने का मतलब क्या हुआ, नया से क्वेश्चन फ्रेम करना नहीं करते। वो क्या करते हैं, वो पीवाईक्यू में से कुछ क्वेश्चन उठा लेते हैं, इंटरनेट पे चले गए, सर्च मार दी, वहां से क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर। इंटरनेट से जहां से वो क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करने वाले मैं सोर्सेज आपको ये बता रहा हूँ ना, क्यों ना आप पहले उन सारे सोर्सेज को प्रैक्टिस करके चले जाओ पेपर में, फिर जब वो क्वेश्चन पूछेंगे क्वेश्चन तो वहीं से होगा, तो निकालना आराम से इजी हो जाएगा। दिस इज हाउ वी विल गो थ्रू ऑल दिस सिलेबस एंड द विल और प्रिपरेशन विल बी लाइक दिस पैटर्न, लाइक ऑन दिस पैटर्न, क्लियर हुई चीज, समझ आई ना। ऐसे मेरी कोशिश रहेगी कि हम लोग ऐसे इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सिलेबस है, वैसे ये बाकी सिलेबस है। अब जो रिस्पेक्टिव टीचर होगा, जैसे आपकी अगली क्लास है इकोनॉमिक्स की, जैसे आपको पढ़ना है ना, तो आपकी अगली क्लास होगी इकोनॉमिक्स की, सर पढ़ाएंगे तो इकोनॉमिक्स का वो बताएंगे अपने हिसाब से। अब देखना थोड़े से क्वेश्चन बताता हूँ पिछले साल के, ठीक है। जीएस के बताऊंगा, ये साइंस के क्वेश्चन है शुरू में, मतलब साइंस बेस्ड है, साइंस बेस्ड तो देख लो फिर हमें क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। देखना क्वेश्चन क्या पूछा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, देखो क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, ठीक है। वैसे ये जो पेपर था ना, पेपर में इस नॉट के नीचे क्या था, नॉट के नीचे लाइन लगा के रखी थी उन्होंने, जनरली नहीं होती है। आपको क्या करना है जब क्वेश्चन पढ़ना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, सबसे पहले क्वेश्चन को सर्कल करना पेपर के ऊपर। अब कम्युनिकेबल डिजीज, तो एकदम से माइंड को सर्कुलेट करो कि कम्युनिकेबल डिजीज वो होगी जो फैल सकती है ना, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान के बीच में जा सकती है, कम्युनिकेट हो सकती है एक इंसान से दूसरे इंसान के बीच में। इन्होंने पूछा है कि ऐसी कौन सी डिजीज जो कम्युनिकेट नहीं होती है ना, तो ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस एक वायरल डिजीज होती है ना, वायरस होता है टीबी, टीबी का वायरस चेस्ट में होता है, तो जब खांसता है कोई छींकता है तो दूसरे इंसान के अंदर जा सकता है। इन्फ्लुएंजा, तो जनरल बात है, इन्फ्लुएंजा जुकाम शिकम ये छोटी चीजें ये तो होती है। डायबिटीज और रिंगवॉर्म्स, ये दो आगे। अब देखो पहला क्वेश्चन है ट्यूबरक्लोसिस तो हो नहीं सकता, इन्फ्लुएंजा हो नहीं सकता है, जनरली ऐसा होगा कि डायबिटीज और रिंगवॉर्म में फंस जाओगे। डायबिटीज होती कैसी, जेनेटिक्स तो नहीं, मान के चलो हो सकती है ना, लेकिन अगर मेरे को डायबिटीज है तो क्या जो मेरे पर्सन मेरे से टच करेगा क्या उसको डायबिटीज होने का खतरा है,
नहीं है। मतलब जनरली तो यही है ना, जो मेरे साथ टच होगा जरूर थोड़ा ना उसको डायबिटीज लग जाए। डायबिटीज एक पर्टिकुलर बीमारी होती है जो किसी किसी को होती है, ठीक है। और डायबिटीज के वाले बंदे का जूठा खा लोगे जिसका मतलब थोड़ा ना कि डायबिटीज वाले वॉर्म्स आपके अंदर चले जाएंगे। तो इजिली यू कैन एलिमिनेट द क्वेश्चन जब आपने क्वेश्चन समझा। अब कुछ लोग क्या करेंगे, हड़बड़ाहट में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। मैं एक चीज बता दूं आपको, 120 मिनट होते हैं और 120 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अगर आपने, मैंने जो 5 पॉइंट बताए थे ना पहले, कौन से, सिलेबस समझो, पीवे के समझो, नोट्स बनाओ, रिवाइज करो, पीवे के लगाओ, अगर आपने ऐसे लगा के चले गए ना, गारंटी कहता हूं मैं, 100 मिनट हो जाएंगे आपके, 120 क्वेश्चन हो जाएंगे, आप पेपर अपना फोल्ड करके बैठे होंगे क्योंकि आपके पास करने के लिए कुछ नहीं, ठीक है। ये तब होगा जब आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। जिसका दूसरा देखना कौन सा था, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, ठीक है। अब आपको ये बताइए, एक साइड विटामिन, ठीक है, और दूसरा साइड किस डेफिशिएंसी, किस विटामिन की वजह से कौन सी डेफिशिएंसी होती है, ए सी डी और बी वन। बी वन से बेरी बेरी होती है, पता है हमें, ठीक है ना। ए से एनीमिया, सी से स्किन डिजीज, नहीं स्किन डिजीज सी से नहीं होती है, ठीक है ना। सी वाली तो कैंसिल होगी, ये तो है नहीं। ए के साथ देखना, ए के साथ या तो बी हो सकती है या तो डी हो सकती है ना। सॉरी सॉरी, आपका पहले डी वाला करेक्ट है। देखो इसको ऐसे समझो, क्वेश्चन कैसे निकालना है। क्वेश्चन निकालने के लिए आप यहाँ पे जाओ, देखो मैंने कहा ये करेक्ट है, मतलब डी वाले करेक्ट है। इसमें डी को देखो, डी कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे भी डी नहीं है, यहाँ पे भी डी नहीं है, ये दो कैंसिल हो गए। क्योंकि एक चीज तो पता है, बी वन से बेरी बेरी होता है, बी वन की अगर डेफिशिएंसी हो तो बेरी बेरी बीमारी होती है ना उसकी डेफिशिएंसी से। तो मतलब डी वाला में बी वन है तो बी वन करेक्ट है, तो डी करेक्ट है, तो आंसर शुड बी सी आर डी, ए और डी, इन दोनों में डी है नहीं, तो ए और बी कैंसिल हो गए, है ना। अब ये बच गए या तो सी या तो डी आंसर। इसके लिए आप बी को काट ही लो क्योंकि बी इन दोनों के साथ है ही नहीं। बच गया ए या सी, ए से एनीमिया और डी से रिकेट्स। रिकेट्स क्या होते हैं वैसे, हड्डियों की बीमारी होती है, ठीक है ना। और विटामिन डी कहाँ से मिलती है, धूप से। धूप में बैठने के लिए क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपकी हड्डियां कमजोर ना हो जाए, ये बोला जाता है ना। देखो छोड़ो पढ़ाई को, हमने पढ़ना बाद में, पढ़ने से पहले छोड़ो, घर वाले बोलते हैं धूप में रहा करो नहीं तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी हड्डियां कमजोर, क्योंकि धूप में रहने से हड्डियां अच्छी होती हैं। रिकेट बीमारी धूप की हड्डियों की है, और इसको चाहिए विटामिन डी, तो विटामिन डी धूप से मिलती है। वो घर वालों की बात याद आ गई, तो सी इज द आंसर। देख लो अब, ए डी और सी, ये आंसर रह गया। ऐसे आंसर, ऐसे क्या इसके आंसर निकल सकते हैं। तो क्वेश्चन निकालना, इसलिए मैं कह रहा हूं प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है, हो सकता था आप जैसे मैंने निकाला वैसे आप भी निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन जब आपने क्वेश्चन ही नहीं देखा, आपको ये पता ही नहीं चला निकालना कैसे है, तो बेस्ट प्रायोरिटी शुड बी, जो चीज पढ़ो उस चीज को एमसीक्यू बेस्ड में प्रैक्टिस करो, क्योंकि एक्टिव आपने करने तो एमसीक्यू ही है ना, ठीक है। अगला देखो, वैसे ये कुछ साइंस के क्वेश्चन है, मैं जीएस पे लेके जाता हूँ आपको। देखो ये मैं आपको बोल रहा था इन्वायरमेंट इकोलॉजी में से, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट अ फूड चेन। फूड चेन किससे बनती है। अब फूड चेन में होता क्या है, फूड चेन में ये होता है कि मान के चलो सबसे प्राइमरी प्रोडक्शन हमारे पास है घास या कोई ऐसा जो नेचुरली बन जाता है। उस नेचुरल चीज को कौन खाता है, जिसने उसको खाया उसको कौन खाता है, जिसने उसको खाया फिर उसको कौन खाता है, ये फूड चेन बनती है, ठीक है ना। जैसे हम क्या है, हम नेचुरल बनी हुई चीजें भी खाते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन में, और फिर जो प्राइमरी प्रोडक्शन खाने वाली चीजें होती हैं हम उनको भी खाते हैं। मान के चलो मैं बात करूं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, गेहूं राइस, ये सारी चीजें कहां से निकलती है, नेचर से, हम ये भी खाते हैं। और गेहूं शेहूं खाने वाली चीजें मुर्गे भी होते हैं, तो हम मुर्गे भी खाते हैं, ठीक है ना। तो हमें फूड चेन में कहाँ एडजस्ट करोगे, कहीं पे भी एडजस्ट किया जा सकता है ना, किया जा सकता है। लेकिन देखो हमारे बात क्या, हमें भी कोई खाता है, हमें भी कोई खाता है भाई, कौन खाता है, डिकम्पोजर्स नहीं होते हैं, जब हम मर जाते हैं तो डिकम्पोज कर देते हैं, तो हमें भी तो कोई खाता है ना। तो ऐसी चीजें फूड चेन बनती है, ठीक है। मान के चलो सबसे पहले तो ग्रास ही रहेगा, पहले तो घास ही आएगा ना, बकरी तो आएगी नहीं घास के बिना, तो काट दो बकरी को, ठीक है। सबसे पहले काम करो, पहले नंबर पे गोट है उसको काट दो,
मैंने काट दिया ये वाला, सी तो आंसर हो नहीं सकता। ये है ग्रास, ग्रास ग्रास तो तीनों हो सकते हैं। ग्रास के ऊपर बना वीट, तो ग्रास ने वीट खाया क्या? देखो फूड चेन है, किसी न किसी को खाना है तभी चेन बनेगा। तो ग्रास को वीट ने खाया क्या? वीट गेहूं होता है, ग्रास को वीट खा सकती है? नहीं खा सकती है, ये वाला कैंसिल हो गया। ग्रास को गोट ने खाया, हाँ ग्रास को तो गोट खाती है। और गोट को इंसानों ने खाया, गोट को इंसान खा सकते हैं, विल बी द बेस्ट आंसर। जरूरत नहीं है पढ़ने की, वैसे ऐसे भी निकलते क्वेश्चन, ठीक है ना। मैं सारे क्वेश्चन 100 करवाऊंगा ना, ट्रस्ट मी 50 आराम से निकाल सकते हो आप खुद, ठीक है। ग्रास को गोट, अब ग्रास को फिश ने खाया, फिश को गोट कब खा रही है? नहीं खा रही है ना, काटो इसको। देखो आंसर निकल गया हमारे पास, बी इज आंसर, बी इसका करेक्ट आंसर। जरूरत नहीं है पढ़ने की, बस जरूरत है दिमाग चलाने की। बस हमें पढ़ना नहीं है, हमें शातिर बनना है। बच्चे होते हैं ना क्लास में शातिर बच्चे, हमें शातिर बनना है, कौन सा निकल जाता है, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स हैं, कुछ मेजरिंग यूनिट्स हैं, ठीक है ना, चीजें साइंस में पढ़ाई जाती हैं। उसके बाद सोडियम है, मतलब कुछ हमारे पास वी कैन से केमिकल्स के नाम बताए, उनके एसआई यूनिट क्या होते हैं, मतलब उनको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, ठीक है। फोर्स पे क्वेश्चन है, ठीक है। स्मॉग क्या होता है वैसे? ये होता है ना, बोर्ड बोलते हैं धुंध पड़ी है, धुंध पड़ी है, धुंध नहीं, स्मॉग होता था। स्मॉग बनता किसका, ये सारी चीजें बताइए, ठीक है। ये भी साइंस का क्वेश्चन है, ये भी साइंस का है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आया हुआ, अब ना क्वेश्चन क्या पूछा है, विच हिल। आपको ना क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने के बिना आंसर दोगे, चांसेस है रियल आप उसको गलत करोगे। पूछा कि कौन सा पर्वत वैष्णो देवी मंदिर लोकेटेड है। वैसे कटरा सिटी है, पर्वत नहीं है, इसने इसको कटरा टिक करके आया हुआ। अरु, अरु तो हमने है पर्वत ये, लेकिन नाम नहीं सुना, वैली अरु, ठीक है, छोड़ो इसको। पत्नीटॉप में तो है नहीं वैष्णो देवी, बच गया त्रिकुटा हिल, तो यही तो आंसर है इसका, है ना। वैसे देखो क्वेश्चन बनाने वाले ने कितने अच्छे से बनाया हुआ है, कटरा भी डाला, त्रिकुटा भी डाला है। और अगर पूछता विच सिटी, इन विच सिटी इज द वैष्णो देवी मंदिर लोकेटेड, देन आंसर शुड बी कटरा। लेकिन उन्हें पूछा हिल कौन सा है, तो त्रिकुटा हिल, त्रिकुटा पर्वत के ऊपर, ठीक है ना, माता वैष्णो देवी का मंदिर। क्लियर। अगला देखो, हेलो, और 5 मिनट बाकी हैं, तो तेजी कर में 5 मिनट, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है ना। जलियांवाला बाग 1919, है ना, जलियांवाला बाग 1919, दांडी मार्च वही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930, लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में, ठीक है। तो 1916, क्विट इंडिया 1942, ठीक है। अब देखो डी सबसे लास्ट आएगा, तो डी सबसे लास्ट आएगा, इस और इसमें हो सकता है, ये तो है नहीं आंसर, क्योंकि डी सबसे लास्ट में आना है। और इन सब में से पहले क्या हुआ है, सी, सब में से पहले क्या हुआ, सी, पता आंसर, बाकी नहीं पता छोड़ दो फिलहाल, है ना। सबसे लास्ट आएगा डी, सबसे पहले आएगा सी, कहानी खत्म, ठीक है। फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज कॉल्ड, यानी कि हमारी जब पहला लेजिस्लेटिव असेंबली जो है ना हमारा जो बना था जम्मू कश्मीर में, वो हरि सिंह ने बनवाया। एक कहानी है, जब आप जम्मू कश्मीर में हिस्ट्री पढ़ोगे, डोगरा एम्पायर पढ़ोगे, उसमें जो लास्ट रूलर पढ़ोगे हरि सिंह, हरि सिंह के टाइम पर हम देखेंगे कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो था वो हरि सिंह के साथ में लड़ता, लड़ता मतलब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो था वो यहाँ पे डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना चाहता था, ठीक है। उसके चलते महाराजा हरि सिंह ने यहाँ पे पहला लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई थी 1937 में, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रजा परिषद, क्या बोलते थे, प्रजा सभा, परिषद या प्रजा सभा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वैसे फैक्चुअल क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहां से निकलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर। मैंने बताया ना जब रिवर पढ़ेंगे तो रिवर की मेजर ट्रिब्यूटरीज पढ़ेंगे। मैंने दो चीजें कही, पूरे इंडिया के मेजर मेजर ही पढ़ेंगे, जम्मू कश्मीर की हर एक पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि जम्मू कश्मीर हमारा अपना है और यहाँ पे बेसिक छोटी चीजें पूछी जाती है। क्वेश्चन इज विश्व सिंध नाला वेरीनाग एंड रिमुशी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब हम जम्मू कश्मीर के यहाँ पे ये रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, तब हम सबके बारे में देखेंगे, सिंध नाला वेरीनाग स्प्रिंग ये दोनों उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, रिमुशी या विश्व में से एक आंसर हो सकता है, ठीक है। ये चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। अगला देखो,
JNK रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात कर रहा था मैं, यूटी क्रिएटेड विद लेजिस्लेचर। अब बोलता जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने 2 यूटीज बनाई थी, एक के अंदर लेजिस्लेचर था, एक के अंदर नहीं था। तो किसके अंदर नहीं था? लद्दाख और करगिल वाली में। अब देखो करगिल इज नॉट अ वी कैन से यूटी, ले इज आल्सो नॉट अ यूटी। ना तो ले यूटी है ना करगिल यूटी है, ठीक है। देखो करगिल यूटी नहीं है, जम्मू कश्मीर तो वैसे आंसर नहीं है, जम्मू भी आंसर नहीं है। अगर जम्मू की जगह ले होता, ठीक है ना, मान के चलो जम्मू मैंने ऑप्शन काट दिया, यहाँ पे ले होता, ठीक है। ना तो ले यूटी है ना करगिल यूटी है, यूटी क्या है? लद्दाख। लद्दाख शुड बी आंसर। तो ऐसे ये सारे क्वेश्चन, देखो कुड डांस के बारे में भी बात कर रहा था मैं आपको, डांसेस आएंगे, कुड डांस होता है, कुड लगता है तो गोल 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 में सारे नाचते हैं, कुड डांस होता है। ज्यादातर चुनाव वैली में वो डांस परफॉर्म किया जाता है, तो चुनाव वैली है ना, तो उसमें परफॉर्म किया जाता है कुड डांस। कुड डांस पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द प्लेसेस इज नोन एज इन known as the gateway to the कश्मीर वैली। कश्मीर वैली में जाने के लिए कौन सा गेटवे है? जम्मू, ले, लद्दाख। अब इंडिया से अगर कश्मीर जाना हो तो कहां से जाओगे? जम्मू से होके जाओगे। शुड भी जम्मू शुड भी आंसर, जम्मू शुड भी आंसर ना। लेकिन नन ऑफ द वो आंसर भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि गेटवे टू कश्मीर वैली जो है वो आपका ये है बनिहाल पास। बनिहाल पास, या तो अगर इंडिया की बात करूं तो पठानकोट, ठीक है। तो ऐसे आंसर भी आते हैं, कभी कभी ऐसा नहीं आंसर दिया होगा, ऑप्शन तो दिए होंगे लेकिन उनमें आंसर होगा ही नहीं, ऐसा भी होता है जिसमें इसका नन ऑफ द वो आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, विच पास कनेक्ट करता है जम्मू एंड कश्मीर को लद्दाख के साथ, है ना। जम्मू कश्मीर को लद्दाख के साथ कौन सा करता है? नथुला पास तो नहीं है, रोहतांग पास भी नहीं है, सारे के सारे कहां से हैं? ये सारे के सारे वहां पे हैं, लद्दाख से लेके हिमाचल प्रदेश वाले एरिया में, ठीक है। फिर आ गया जोजिला पास और शिपकिला। शिपकिला पास अगेन जम्मू कश्मीर में है ही नहीं, तो जोजिला पास शुड बी द आंसर, इजी था आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको चीजें क्या करना है, साथ साथ में पुराने पेपर देखते रहना है, ताकि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन अभी इसका कोई रेलेवेंस नहीं रह गया, क्योंकि इसकी सारी की सारी ऑप्शन लैंग्वेज है ना। जो भी हमारी 5 ऑप्शन लैंग्वेज थी तब एक हुआ करती थी, कौन सी थी तब? उर्दू, ठीक है। समझ आई कहानी। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन ऑर्डर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। स्टेटें बतानी आपको, देखो मैं पॉलिटिकल रीजन बता रहा था ना आपको, सबसे ऊपर कौन सी है, वैसे वैसे नीचे इंडिया तक कौन कौन सी स्टेटें आएंगी, कौन सी स्टेट के साथ कौन सी स्टेट ज्वाइन करती है, सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश सबसे ऊपर है ना, क्या है? हिमाचल सबसे ऊपर है। ए पे तो सबसे यही रहने वाली है, देखना ए यहाँ पे भी है, सब में शुरू में ए है, सिर्फ बी को छोड़ के बी हमारा आंसर हो नहीं सकता। अब अगर मैं तेलंगाना और तमिलनाडु के बीच में बात करूं, तो तमिलनाडु नीचे है, तेलंगाना ऊपर है, तो मतलब सी पहले होना चाहिए, बी बाद में। बी पहले है, सी बाद में, आंसर नहीं हो सकता, है ना। और बी पहले है, यहाँ पे सी बाद में हो सकता है, बी पहले है, बी यहाँ पे पहले, सी बाद में, नहीं सॉरी, बी सी पहले बी बाद में, ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब मुझे नहीं पता कहाँ पे है सारी, ये आंसर हो गया खुद वो खुद, जरूर थोड़ा ना निकालने, है ना, खुद ही आंसर हो गया। वैसे देखो कुछ नेशनल पार्क के बारे में बता रहा था, कुछ नेशनल पार्क याद करनी है, क्या याद करना उनका? नेशनल पार्क कहाँ पे, कौन सी स्टेट में, ये लो स्टेट दिखाई आगे। तो ऐसे आपको क्वेश्चन भी लर्न करने हैं साथ साथ में। द इम्पोर्टेंट पार्ट विल बी, आपकी पूरी जर्नी का जो इम्पोर्टेंट पार्ट रहने वाला है, टीचर ने पढ़ाया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपने नोट मेकिंग कर दी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट पार्ट आपका रहने वाला है आपने कितनी प्रैक्टिस, ठीक है। समझ आई कहानी। हम कुछ स्टार्ट नहीं करेंगे आज, कोशिश करें क्लास में कुछ स्टार्ट करें, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली विल स्टार्ट विद द ज्योग्राफी, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, देन वर्ल्ड, ठीक है। थैंक यू। समझ में आई कहानी है या तो नहीं आई समझ में?